आकाशवाणी सागर के स्टूडियो में आज अपने बीच उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र से पधारी डॉक्टर ममता सिंह, जो कि वैज्ञानिक है पादप प्रजनन की। मैम, आपको बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैम, वर्ष 2023 मोटे अनाज के रूप में मनाया जा रहा है और ये में बहुत सारे अनाज आते हैं। तो सबसे पहले मैम, हम आपसे जो ही जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन से मोटे अनाज के रूप में रखे जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म धान्य फसलों के वर्ष के रूप में इसको मनाया जा रहा है और इसमें हमारे मोटे अनाज में मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, सांवा, रागी, चीना, कंगनी इत्यादि फसलें आती हैं। साथ में इसमें हम राजगीरा को भी सम्मिलित कर लेते हैं। राजगीरा जो ठंडों में लगाया जाता है। हाँ, राजगीरा वो भी आता है, क्योंकि उसमें भी ये सब हमारे जो सूक्ष्म धान्य फसलें हैं इनमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे फाइबर हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गए। ये सारे इतने मुख्य पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए, बढ़ते बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए इतने आवश्यक होते हैं। और सूक्ष्म धान्य इनको इसलिए कहते हैं कि हमारे बहुत कम क्षेत्र में इनको लगाया जाता है। मोटे अनाज के रूप में भी इनको जानते हैं क्योंकि ये किसी भी तरह की जमीन हो, किसी भी तरह की जलवायु हो, ये हर तरह की जलवायु में, हर तरह की मिट्टी में इनका अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मोटे अनाज में अगर देखो जाए मैम, तो मक्का हो गई, ज्वार हो गई, ये तो इनके दाने तो हैं कछु बड़े से, मनो कोदो, कुटकी, सांवा, रागी, चीना, कंगनी और बाजरा भी बिल्कुल बारीक रहते। फिर मोटे अनाज काहे कही गए इनसे? मोटे अनाज इनको इसलिए कहते हैं कि ये तो चूंकि इनको हम मुख्य रूप से अपनी भोजन में शामिल नहीं करते हैं और इनका दाना जो होता है ये किसी भी परिस्थिति में उगा सकते हैं। इनमें कीड़े नहीं लगते हैं। आप कोदो, कुटकी, रागी इन सबको रख दीजिए, इसमें बहुत सालों साल तक ये हमारे जो दाने हैं ये खराब ही नहीं होते हैं। तो इस वजह से इनको मोटे अनाज के रूप में इनको जाना जाता है, जो कम देखभाल में अच्छा उत्पादन दे, अच्छी इनकी वो है पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और हम किसी भी परिस्थिति में इनको लगा सकते हैं। जी मैं माने खावे के लाने बड़े फायदे के कहा है जी, पोषक तत्व सबरे कहा है और रेसेदार इनको नाज रहते हैं, माने अपने पेट को भी बहुत स्वस्थ रखने को प्रयास कहा हो मोटे अनाज के रूप में। हाँ, मोटे, इसीलिए इसको इस बार अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में इन अनाजों को सम्मिलित करने के लिए, प्रोत्साहन के लिए मनाया जा रहा है। अपने बुंदेलखंड में मैम मक्का की बात करें, ज्वार की बात करें और बाजरा की भी बात करें तो इनको उत्पादन तो हमारे किसान भैया करते ही हैं। और जैसे इस साल देखो जा रहा है कि मक्का को क्षेत्र काफी विस्तार के रूप में किसान भैया ने विचार बनाए हैं। और जो आपने बात करी कोदो, कुटकी, सांवा, रागी, चीना, कंगनी, इनके लाने हमारे किसान भैया और के लाने जैसे अपने इते को जैसे मौसम कहानो और कितने तापमान में जो हो जाते हैं, मिट्टी कैसी भाव चज्जी। चूंकि हमारे यहाँ सागर जिले में मक्का बहुतायत में अब किसान लगाने लगे हैं और दिन पर दिन मक्का का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी सोयाबीन और उड़द की फसल में इरेगुलर उसकी जो बरसात हो रही है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो इससे नुकसान हो रहा है। तो किसान हमारे मक्का पर बहुत इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, लगा रहे हैं और जैसा आपने बोला कि लगाने के लिए तैयारी में भी हैं। लेकिन कोदो, कुटकी, सांवा, रागी ये जो हमारी सूक्ष्म फसलें हैं ये बहुत कम लगाते हैं किसान। कोदो, कुटकी तो थोड़ा लगा भी लेते हैं, लेकिन सांवा, रागी, चीना, कंगनी ये बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। और हमारे किसान भाई, जो बुजुर्ग हमारे किसान भाई हैं, दादा लोग हैं, वो लोग तो पहचानते भी होंगे, लेकिन अब जो नई जनरेशन, नई पीढ़ी आ रही है ये बिल्कुल भी इनको पहचानते नहीं है। तो इनको लगाने के लिए सर्वप्रथम तो इनकी बीज की व्यवस्था करनी है। जैसे हमारे जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हैं, मंडला है, ढिंढोरी है, इन सब जगहों पे ये हमारे अभी भी कोदो, कुटकी, सांवा, रागी ये किसान लगाते हैं। चूंकि उनके पास सुविधाएं नहीं है, पानी की कमी है, पथरीली जमीन है और देखभाल करने का पहाड़ी इलाका है, तो जानवर भी का डर रहता है, कोई अन्य फसल लगाएंगे, तो इन फसलों को उन जगहों पे लगाते हैं। तो अगर हम अपने यहाँ अपने जिले की बात करें या सामान्यतः अपने मध्य प्रदेश की बात करें, तो इनको लगाने के लिए हमारा जो अभी ये समय चल रहा है वो बिल्कुल उपयुक्त समय है इसका। इसकी बुआई हमें इन फसलों की जून के लास्ट से लेकर के जुलाई के अंतिम सप्ताह तक भी हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। और अगर देर भी हो जा रही है तो हम इनको अगस्त के प्रथम सप्ताह में भी लगा सकते हैं,
क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इनको अधिक तापमान भी सहने की इनमें क्षमता होती है। अगर नमी ज़्यादा हो गई हमारे खेत में तो ये नमी को भी सह सकते हैं, पथरीली ज़मीन में भी लगा सकते हैं। वर्षा आधारित हैं तो ये पूरी तरह वर्षा पे डिपेंड करते हैं ये फसलें, तो इनको लगाने के लिए ये मौसम हमारा बहुत उपयुक्त है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी भी हमारी, जब ये सब देख रहे हैं तो हमारी हर तरह की दोमट मिट्टी से लेकर के पथरीली मिट्टी तक सभी में ये कर सकते हैं। लेकिन अच्छा उत्पादन अगर हमें लेना है तो जल निकास वाली अच्छी दोमट मिट्टी जो हमारी होती है उसमें हम इसकी बुआई करें तो इनका हम अधिक से अधिक उत्पादन इस तरह की भूमि में अच्छे से अगर हम उन्नत किस्मों को लगा करके करते हैं तो हम उत्पादन भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जा कहा मैम बात के जो खेत में जल ने भरत हुए और पानी नितरत रेत हुए, चाहे जमीन पथरीली काय न हो, पानी अगर 15 दिन न भी गिरो तो भी ये जिंदा रहे मैम? हाँ, अगर पानी नहीं भी गिरता है, लेकिन जब इसके बीच में अगर ऐसी स्थिति आती है कि बहुत लंबा गैप पड़ जा रहा है तो हमें जीवन रक्षक इसमें सिंचाई करनी पड़ेगी, हल्की सिंचाई। तो अधिकांशतः पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि सूखा जैसी स्थिति निर्मित हो गई तो हम इसमें इनकी अपनी फसल को बचाने के लिए जीवन रक्षक सिंचाई हमें करनी चाहिए। मैम बात आते बस्कारे की फसल की, तो बस्कारे में खरपतवार बहुत जमत हैं। कोदो, कुटकी, सांवा, रागी की बात राखी है आपने, तो इनके लाने जो खरपतवार रहे उनकी व्यवस्था कैसे करीजे है? देखिए, अधिकतर तो ये बहुत छोटा दाना इसका होता है, तो हम जब इनको बोते हैं तो हमारे किसान भाई जो अभी तक लगा रहे हैं वो छिटकवा पद्धति से ही इनको लगाते हैं। तो छिटकवा पद्धति से लगाते हैं तो उसमें निंदाई गुड़ाई तो कर नहीं सकते हैं या कुल्पा नहीं चला सकते हैं। तो हम इसको पहले से ही खेत अपना अच्छी तरह, जैसे जब हमारी खेत की तैयारी हो रही है तो 2-3 बार मिट्टी पलटने वाले हल से हम इसकी अच्छी तरह जुताई कर ले। जो जैसे बारिश हुई तो जो खरपतवार हमारे उगे हैं वो मर जाएंगे। और बाद में चूंकि इसमें मैंने बताया कि मोटे अनाज की फसलें हैं, किसान बहुत ध्यान नहीं देते हैं इनमें, तो वो छिटक के बोते हैं तो इसमें कोई खरपतवार नाशी भी नहीं डालते हैं। लेकिन अगर हमें इसमें इन सब समस्याओं से बचना है तो हम पहले ही पेंडामेथिलिन जो दवा आती है हम उसको बुआई के तुरंत बाद इसको छिड़क करके, जैसे बुआई के बाद 24 घंटे 48 घंटे के भीतर हम इसको कर सकते हैं तो निदाई गुड़ाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये फसल आराम से बहुत अच्छी तरह से ये हो जाएगी। तो 20-25 दिन पे अगर इसमें हमें खरपतवार नियंत्रण करना है तो एक निंदाई की जरूरत है। लाइन से बुआई करें तो निंदाई भी बहुत आसानी से हो जाती है और किसान कुल्पा चला सकते हैं, हाथ से निंदाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एरिया में तो लगाते नहीं है, बहुत छोटी छोटी जगहों पे ये लगा रहे हैं। तो इस तरह से इसमें खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। मैंने बात जा कही मैम कि अगर अपन बोनी के तुरंत बाद में प्री इमरजेंसी के रूप में पेंडीमेथिलिन को उपयोग करें तो अपन जो काम हमारी फसल 20-25 दिन तक सुरक्षित हो जाए कचरा से। हाँ, कचरा, उसके बाद फसल हमारी बढ़ जाएगी। उसके बाद जो कचरा होता भी है तो कोई उसके लिए हमें खरपतवार नाशी डालने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत ज्यादा अगर लग रहा है कि हाँ बढ़वार हो रही है तो हाथ से एक निंदाई कर सकते हैं। अब मैम बात आते कि बीज दर का रखें, जैसे कोदो, कुटकी, इनको अलग अलग बीज दर का रहे 1 एकड़ के हिसाब से, तो हमारे किसान भैया को का प्रयास है शुरुआती दौर में कौन से कदम उठाएं भी बीज दर के हिसाब से? बीज दर इसमें छिटकवा पद्धति से अगर हम बोते हैं तो 10 से 12 किलो 15 किलो बीज हमारा इसके लिए पर्याप्त रहता है। कोदों का कोई भी, जैसे अच्छा, ये कोदो हो गए, कुटकी हो गई, सांवा, रागी, सबका 10 से 15 किलो अगर छिटक के बो रहे हैं तो जी। लेकिन अगर हम लाइन से लाइन बो रहे हैं, जैसे लाइन से लाइन की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें या 20 से 25 सेंटीमीटर की लाइन से लाइन की दूरी रखें और पौध से पौध की दूरी हमारी 10 से 12 सेंटीमीटर अगर हम रखते हैं तो हमारा 8 किलो बीज पर्याप्त रहता है जी। और अगर कोई किसान को लगता है कि नहीं हमारा कम ना पड़ जाए तो 10 किलो, 10 से ज़्यादा हमें बीज दर उसमें बढ़ानी नहीं है जी। हम तो यही कहना चाहेंगे किसान भाइयों से कि अपने क्षेत्र में इन फसलों को हम ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें और लाइन से बोएं, और जिससे कि अभी तो बीज हमारे यहाँ पे मिल नहीं रहा है जबलपुर से या कहीं दूसरे संस्थानों से जहाँ पे हम इनकी खेती के हमारे कृषक भाई कर रहे हैं या संस्था द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम किया जा रहा है तो वहाँ से ये कम मात्रा में ला करके हम इसको बीज को मल्टीप्लाई अपने क्षेत्र में कर सकते हैं।
मैंने मैम अगर घर खावे के हिसाब से बात रखी जाए तो 10 डिसमिल से हमारे किसान भैया घर के खावे के हिसाब से व्यवस्था रखें तो बहुत अच्छो प्रयास शुरुआती दौर में हो सकते है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम अभी शुरुआत करेंगे तो जैसा कि हमारे क्षेत्र में इन फसलों को बिल्कुल भी शामिल नहीं करते, बहुत कम क्षेत्रफल हमारे सागर जिले में है कोदो कुटकी का, तो जबकि रागी है बहुत फायदा करती है, चाहे बढ़ते बच्चे हों महिलाएं हों सभी को ये अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। जैसा कि इसका आटा बना करके खा सकते हैं, इनके छिलकों से उतार करके जो हमारा अनाज प्राप्त करते हैं हम प्रोसेसिंग के बाद में, उससे बहुत तरह तरह के व्यंजन बना सकते हैं। तो हम इनको बिल्कुल अपने एरिया को बढ़ाते चलें, लेकिन अभी जब शुरुआत कर रहे हैं तो उसको पहली बार अपनाने के लिए उनको छोटे क्षेत्रफल से शुरू करें और धीरे धीरे इसको अपने क्षेत्रफल को बढ़ाएं इन फसलों को शामिल करते हुए, और फिर वो उसको अपने भोजन में भी शामिल करें। जी मैम, अब बात आते हैं इनमें खाद कौन सो मिलाने पर है। अगर 1 एकड़ की बात करें तो इन मोटे अनाज में खाद कौन सा उपयोग करो चाहिए? रासायनिक खाद उर्वरक की बात करें, अगर अपने गोबर को पच्चो भाव खाद नहीं है तो इतनी जगह में उपलब्ध नहीं हो पाते। देखिए, अगर गोबर की खाद उपलब्ध है तो हम जैसे अन्य फसलों में गोबर की खाद डालते हैं जैसे 3 से 4 टन प्रति हेक्टेयर की दर से, तो उतना अगर गोबर की खाद है हमारे पास पर्याप्त है किसान भाइयों के पास, तो वो उसको डाल सकते हैं। उसके बाद रासायनिक खाद के रूप में 40 से 50 किलोग्राम नत्रजन, 30-40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश, अगर इतनी मात्रा को अपने किसान भाई अपनी फसलों में देते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आते हैं मैम, एक ने अपन कटाई और गहाई की व्यवस्था कैसी कर रहे हैं? चूंकि ये फसल छोटे क्षेत्र में हम लगा रहे हैं तो बिल्कुल जैसे धान की फसल हमारी होती है हम इसकी हाथ से कटाई कर सकते हैं। हाथ से कटाई करने के बाद इसको हम सुखाएं, जब अच्छी तरह से हमारे दाने सूख जाएं तब हम इसको पीट करके निकाल सकते हैं। बड़े स्तर पे अगर हम लगा रहे हैं तब इसके लिए हो सकता है कि छोटे दाने जैसे सरसों के दाने भी आजकल थ्रेसर से निकाल लेते हैं। तो उस तरह से हम कोशिश करते हैं, तो ये बिल्कुल थ्रेसर भी इसमें कुछ ना कुछ तो मदद मिलेगी थ्रेसर से करने पे। दानों को खूब अच्छे से सुखाएं, सुखा करके रखें। इनमें चूंकि कीड़े बीमारियां भी नहीं लगते हैं तो ये हमारा बहुत अच्छा एक वो है। अब मैम बात जा रखी जा रही है कि एक बेचवे की व्यवस्था भी कहूँ हो सकत है। जा तो अपन ने खावे खिलाने बात कर ली, अगर बड़े पैमाने पे करें किसान भैया तो एक बेचवे की व्यवस्था बाजार कहाँ उपलब्ध रहे? देखिए, अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि जब हमारे किसान भाई इनका उत्पादन कर लेते हैं तो समस्या आती है कि जितना खा सकते हैं उतना तो हमें इनको भोजन में शामिल करना चाहिए। लेकिन इसके बाद जैसे हमारे हर राज्य में इन फसलों के बढ़ावे के लिए खरीदी केंद्र खोले जा रहे हैं, प्रोसेसिंग केंद्र खोले जा रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान दे रही है। तो बिल्कुल आने वाले समय में इसकी मार्केटिंग की भी दिक्कत नहीं आएगी और कई केंद्र बनेंगे और वहाँ पे गवर्नमेंट इसको खरीदवाने की, बेचने की व्यवस्था जरूर बनाएंगे जी। एक इसमें खास बात ये भी है कि इसका जो चारा होता है जी, दाना निकलने के बाद इनमें इतनी मिठास रहती है कि पशु इनको भी बहुत आराम से खाते हैं, बहुत मजे से खाते हैं। तो इनको हम लगा करके जैसे अनाज तो ले ही रहे हैं, इसका भूसा जो हमें प्राप्त हो रहा है वो है, हरा चारा भी जैसे हमने काट लिया ऊपर ऊपर से जैसे इनमें बालियां निकलती हैं। रागी की बात करें हम या कंगनी की बात करें या सांवा की बात करें, तो अगर हम इनको ऊपर से इनकी बालियों को जैसे कम क्षेत्रफल में अगर लगा है तो ऊपर से कटाई करके और इनके पौधे का अवशेष है उसको पशुओं को चारे के रूप में खिलाएं तो ये भी बहुत पौष्टिक है। तो एक तरह से ये हमारे लिए भी फायदेमंद है और पशुओं के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जी मैम, बस किसान भाइयों से यही आग्रह करूंगी कि अपने सागर जिले में मोटे अनाजों में आप कम से कम ज्वार बाजरा तो लगाते ही हैं, साथ में कोदो कुटकी और रागी को सर्वप्रथम इसको शामिल करें, जिससे कि हमारे सागर जिले का जो क्षेत्रफल है इन फसलों के लिए वो आगे बढ़े और हमारे बाजार में ये पोषक तत्वों से भरपूर अनाज उपलब्ध हो। हमारे आने वाली पीढ़ियां भी हैं, इन फसलों को देखें, उनके दानों को पहचानें और इसके गुण हैं उनको भी पहचानें और उसका फायदा उठाएं। बिल्कुल मैम, बहुत ही उम्दा तरीके से आपने कोदो कुटकी सांवा रागी के बारे में जानकारी दी है। जब इनमें रोग कीट नहीं लग रहे तो इनको जो हमारे किसान भैया आ रहे पहले प्रयास के रूप में अगर बो रहे हैं और उत्पादन ले रहे हैं तो घर वालों के लाने और नाते रिश्तेदारों को उपयोग कर रहे हैं तो उनके लाने भी कोनो रोग दुग न हो पे ऐसी अपन आशा रखते हैं। कैसे कि जो मोटे अनाज कहानी इनमें कोनो रोग नहीं लग रहा। मैम, आप हमारे स्टूडियो में पधारी
आपके लाने बहुत ही बहुत धन्यवाद।